1990s में ही शुरू हुई। पायोनियरिंग एस्ट्रोनॉमर्स को लग रहा था कि उन्हें हमारे जैसे ही प्लैनेटरी सिस्टम्स मिल जाएंगे, लेकिन शुरू से ही उन्हें जो मिला उसने साइंस की दुनिया को हिला दिया। हम सोचते थे अगर दूसरे सोलर सिस्टम्स होंगे तो वो हमारी ही तरह होंगे, लेकिन अब हमें बहुत अलग-अलग तरह के प्लैनेटरी सिस्टम्स मिल रहे हैं और वो सिस्टम्स हमारे जैसे बिल्कुल नहीं हैं। हमें जैसे प्लैनेट्स मिल रहे हैं, अगर किसी मूवी में देखें तो लगेगा वाह दिखने में तो कितने अच्छे हैं, पर ये वाकई नहीं हो सकते और फिर बूम, वो हमें सच में मिलने लगते हैं। ये शॉक्स काफी पहले ही लग गए। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मिला पहला कंफर्म्ड प्लैनेट हमारे सन की तरह किसी चीज का चक्कर नहीं काट रहा था। ये तो हमारे यूनिवर्स की एक बहुत ही वायलेंट और मिस्टीरियस चीज का चक्कर काट रहा था। ये था एक पल्सर, और इसका कोई लॉजिक नहीं था। अगर कोई मुझे आधी रात में नींद से जगाकर पूछे प्लैनेट्स के मिलने की आखिरी जगह क्या हो सकती है, तो शायद मैं यही कहूंगा कि ऑर्बिटिंग अ पल्सर। पल्सर यूनिवर्स में मौजूद एक बहुत ही ड्रामेटिक चीज हो सकती है। किसी स्टार का एक चम्मच मास भी माउंट एवरेस्ट जितना होता है और ये एक सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स घूम सकते हैं। आप ऐसी किसी मॉन्स्टरस चीज को इमेजिन कर सकते हैं? पल्सर्स बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। जरा सोचिए कि सन के पूरे मास को स्क्वीज करके सिर्फ मैनहट्टन के साइज जितना बड़ा बना दिया जाए। घूमते हुए पल्सर्स लाइट और रेडिएशन की बीम्स छोड़ते हैं, लेकिन इन वायलेंट स्टार्स का जन्म ही इन्हें प्लैनेट्स का एक अनयूजुअल घर बनाता है, क्योंकि पल्सर्स का जन्म होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की कॉस्मिक फायर्स में। ये एक्सप्लोजन्स इतने पावरफुल होते हैं कि अगर ये अर्थ जैसे किसी मामूली प्लैनेट के आसपास हो जाए तो उस ब्लास्ट में अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक पल्सर का चक्कर काटते प्लैनेट्स का मिलना ठीक वैसा ही है जैसे किसी खतरनाक अर्थक्वेक की साइट पर क्रॉकरी की दुकान में सभी चीजों का सही सलामत मिलना। ऐसी जगह सेफ बिल्कुल नहीं होती है। ये चीजें बहुत गर्म होती हैं और इनके मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये तेजी से घूमते हैं। कुछ केसेस में इनकी स्पीड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर सेकंड हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इनसे रेडिएशन ब्लास्ट होता है, तो इनके पास अगर कोई प्लैनेट हुआ तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से वो जल जाएगा। इससे टकराने वाली चीजों से उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये यूनिवर्स की सबसे खतरनाक चीजों के पास होने वाली बात है, और ऐसे सिचुएशन में किसी चीज को वहां ढूंढने का कोई सेंस नहीं बनता है। कोई प्लैनेट किसी सुपरनोवा ब्लास्ट को तभी सह पाएगा जब वो बहुत ज्यादा टफ मटेरियल से बना होगा। लेकिन ये है क्या? ईयर 2011 में एक क्लू मिला जब एस्ट्रोनॉमर्स को सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में तेजी से घूमते एक पल्सर का नजदीक से चक्कर लगाता एक स्ट्रेंज प्लैनेट मिला। इस प्लैनेट का साइज इस पल्सर से 3000 टाइम्स बड़ा था। लेकिन असली सरप्राइज मिला इसकी कॉम्पोजिशन से। इस प्लैनेट में बहुत ज्यादा कार्बन था, लेकिन इतना डेंस भी जितना कोई डायमंड होता है। अगर आप 20 साल पहले मुझे ये बताते कि एक जायंट हीरा एक पल्सर का चक्कर लगा रहा है, तो मैं आपसे पूछता, आप कहीं नशे में तो नहीं है? लोग हीरो के दीवाने हैं, वो उनके लिए बहुत पैसा देते हैं, और अब तो हमें एक पूरा ऐसा प्लैनेट मिल गया है जो एक जायंट हीरा है। ऐसा कोई डायमंड प्लैनेट यूनिवर्स की सबसे शानदार जगहों में से एक हो सकता है, जो 59,000 किलोमीटर चौड़ी किसी डिस्को बॉल जैसा चमकता हुआ दिखता है। प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट जेनी रैडेबा के हिसाब से हमारी अर्थ पर इस डायमंड प्लैनेट की सरफेस से सबसे ज्यादा मिलती जुलती अगर कोई चीज है तो वो है आइसलैंड का शिमरिंग ब्लैक वोल्केनिक फ्लड प्लेन। जरा सोचिए कि हम डायमंड प्लैनेट की सरफेस पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये एकदम फ्लैट, एकदम यूनिफॉर्म है, फिर भी ये चमक रही है। शायद ये सरफेस वाकई खूबसूरत होगा। डायमंड प्लैनेट कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप इस जगह जाना नहीं चाहेंगे।
इस प्लैनेट की जबरदस्त डेंसिटी के कारण अर्थ से 15 टाइम्स से भी ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल पैदा होता है, जो वहां जाने वाले विजिटर्स के लिए जीना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कर देगा। इस वक्त हम एक हाई मास बॉडी पर खड़े हुए हैं, यानी इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ये इतनी ज्यादा है कि ये हमें कुचल कर किसी पेस्ट की तरह बना सकती। तो ये डायमंड प्लैनेट आखिर बना कैसे? साइंटिस्ट्स को लगता है कि इसकी एक ही वजह हो सकती है। इसकी शुरुआत किसी स्टार की तरह बाइनरी पार्टनरशिप में शुरू हुई होगी, लेकिन इसका पार्टनर इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ये बात बड़ी रेयर है कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक स्टार है। ज्यादातर सोलर सिस्टम्स में एक से ज्यादा स्टार्स होते हैं और वो एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डायमंड प्लैनेट एक येलो स्टार था, बिल्कुल हमारे सन की तरह। इससे कहीं बड़े इसके बाइनरी पार्टनर का फ्यूल जल्दी खत्म हो गया और फिर ये फटकर एक सुपरनोवा बन गया और अपने पीछे छोड़ गया एक पल्सर। सन जैसा ये स्टार इतना बड़ा था कि ब्लास्ट को सरवाइव कर गया, लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इसका भी फ्यूल खत्म होने से ये खत्म हो गया और पीछे रह गया व्हाइट ड्वार्फ कहलाने वाला एक जला हुआ कोर। पल्सर की ग्रेविटी ने व्हाइट ड्वार्फ की आउटर लेयर्स से हल्के एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम को चुराना शुरू कर दिया, जब तक कि कार्बन के सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स ही बचे रह गए जिन्हें डेड स्टार ने अपनी लाइफ टाइम में प्रोड्यूस किया था। बची हुई बॉल के प्रेशर्स इतने ज्यादा थे कि कार्बन क्रिस्टलाइज होकर एक कॉम्पैक्टेड डायमंड में बदल गया। पता चला कि ये कॉस्मिक डायमंड्स हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। पल्सर की ग्रेविटी डायमंड प्लैनेट पर दबाव डालती है। ये धीरे धीरे अंदर की तरफ घूमती हुई लगातार कम होती जाती है।